वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, अपना जो सीरीज अब चल रहा है 1000 प्रश्न का सीरीज, और ये जो 1000 प्रश्न हम आपको करवाएंगे पूरे 38 टॉपिक से करवाएंगे 5 ऑप्शंस के साथ। ठीक है, आज का जो वीडियो रहने वाला है 1000 प्रश्न सीरीज का पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 4 में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे जब सिलेबस की ओर चलेंगे। ठीक है, कोशिश यही है कि 11 जनवरी के दिन अगर हम ये 1000 प्रश्न करवा देते हैं तो 60 से 70 प्रश्न डायरेक्ट लड़ जाना चाहिए। ठीक है, इसी कोशिश के साथ ये सीरीज हम स्टार्ट किए हैं और आप सभी लोगों ने इसका सपोर्ट भी अच्छे से किया है और कर भी रहे हैं, और ये सीरीज आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिल रहा है, जिसके कारण हम अच्छे से आपको ये करवा पा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कंटिन्यूअस ऐसे आपके सपोर्ट रहेंगे और हम लगातार आपको ऐसे ही पार्ट वाइज अभी देखिए, अब कोशिश ये रहेगा कि दिन में 2 पार्ट अपलोड करें। ठीक है, देखिए जो आज का पार्ट है इसमें हम क्या पढ़ेंगे सर, इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि हमने यहाँ तक तो पार्ट 3 में कवर कर लिया था। यहाँ तक WHO के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, WHO के बारे में पढ़ा था, यूनिसेफ के बारे में रह गया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, यफो, दानिदा, यूपी आयोग, रेड क्रॉस, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। जो आपका ये पूरा दिया गया है यहाँ तक ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ में हम 5 नंबर वाला भी आज के ही पार्ट में ख़त्म करेंगे, 6 नंबर वाला भी आज के पार्ट में ख़त्म करेंगे, 7 नंबर वाला भी आज के ही पार्ट में कवर हो जाएगा। मतलब 4 से लेकर 7 नंबर तक के टॉपिक आज के पार्ट में क्लियर हो जाएंगे। 38 टॉपिक जो सिलेबस में दिया है ये 7 नंबर तक आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय से है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय से 38 टॉपिक में से 7 टॉपिक इन्होंने दिया है। ठीक है, आपके पूरे एकेडमी में कितने विषय हैं सर? टोटल आपके पूरे एकेडमी में कितने विषय हैं? तो आप बताओगे कि सर 6 विषय हैं। 6 विषय मैंने आपको क्यों बोला है कि भाई सभी विषय पे फोकस करना है। जैसे आप लोग बोलते हो मिडवाइफरी पढ़ा दो, मिडवाइफरी पढ़ा दो। भाई मिडवाइफरी ये यूट्यूबरों ने बहुत ही मतलब ये बना के रखा है कि मिडवाइफरी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर एक टॉपिक दिया है तो हर एक टॉपिक से प्रश्न उतने ही आते हैं। ये नहीं कि अब इसमें से आप गुना करिए 7, सत्संग 42 टॉपिक होते हैं। ठीक है, अब सत्संग 42 टॉपिक होते हैं जिनमें से 7 टॉपिक थे इन्होंने केवल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय का दे दिया है। ठीक है, टोटल 38 टॉपिक में से तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय क्या अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम कवर कर लेंगे पूरा, ये तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके हेल्थ प्रमोशन विषय से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन विषय से जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब बस आप लोग कंटिन्यूअस ऐसे ही सपोर्ट बना के रखें। अब देखिए आज का जो आपका टॉपिक रहेगा, ये हम जो टॉपिक रहे हैं जो हमने आपको भी डिस्कस कर लिया है, 4 नंबर से लेकर 7 नंबर तक जो टॉपिक हैं वो आज के पार्ट में कंप्लीट होंगे। तो सबसे पहले हम यूनिसेफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिसेफ है क्या सर? यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है। ठीक है, क्या है सर? संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि यूनिसेफ क्या है तो आप बताओगे कि संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। अच्छा, यूनिसेफ का नाम आते ही आपके दिमाग में एक बात याद आ जाना चाहिए कि यूनिसेफ मतलब बच्चों के लिए हितैषी। ठीक है, बच्चों के लिए हितैषी। जैसे आप बोलते हो कि श्वेतकुंड मेडिकल अड्डा मतलब एनम का हितैषी। जैसे श्वेतकुंड मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल हमेशा एनम के हित के बारे में सोचता है, एनम की मदद करता है, उसी प्रकार यूनिसेफ हमेशा बच्चों के हित के बारे में सोचता है। बच्चों के बारे में, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, पोषण हुआ, इसके बारे में सोचता है यूनिसेफ। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसका पहला नाम था, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड था। लेकिन अब क्या हो गया? अब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कहलाता है। अच्छा, पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? आपको बताना है न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्य फोकस बच्चों और माताओं के, मैंने आपको बताया ना, यूनिसेफ का नाम आते ही बच्चे याद आ जाने चाहिए कि बच्चे मतलब यूनिसेफ मतलब बच्चों के लिए, बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा पर है। यह किसके साथ मिलकर काम करता है? तो WHO के साथ मिलकर काम करता है। अच्छा, कुछ यूनिसेफ की भूमिकाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे यूनिसेफ की भूमिकाएं हैं जो नवीनतम अपडेट के अनुसार हम देखेंगे। तो ये क्या करता है? स्वास्थ्य और टीकाकरण। यूनिसेफ भारत के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। 2024 में भारत ने 0 डोज बच्चों जो बिना वैक्सीन वाले रहते हैं इनकी संख्या
43% कम की, जिसमें यूनिसेफ की बड़ी भूमिका है। उदाहरण के तौर पे कोविड-19 के बाद टीकाकरण कवरेज बढ़ाने में मदद, मीजल्स, रूबेला जैसे बीमारियों का नियंत्रण, ठीक है। पोषण के संदर्भ में कुपोषण से लड़ने के लिए पोषण अभियान को सपोर्ट, जैसे कि गंभीर कुपोषित बच्चों का इलाज, यूनिसेफ यूनिसेफ का भूमिका है, ठीक है। शिक्षा और बाल संरक्षण में लड़कियों की शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा में यूनिसेफ की भूमिका है रहती महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। आपदा राहत मतलब जलवायु परिवर्तन और आपदाओं में बच्चों की सुरक्षा में यूनिसेफ की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। चलिए उदाहरण के तौर पर थोड़ा समझ लेंगे। यूनिसेफ 2025 में यूनिसेफ ने एंडिंग चाइल्ड पॉवर्टी रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत की गरीबी कम करने की प्रगति की क्या किया है, सराहना किया है। भारत में यूनिसेफ 17 राज्यों में काम करता है, ठीक है। पूछ लेगा कभी कभी, आपको पता भी होना चाहिए कि भाई यूनिसेफ जो है ये भारत के 17 राज्यों में काम करता है, जो 90% बच्चे को कवर करता है। अच्छा, यूनिसेफ ने एक रणनीति दिया था, ठीक है, आपको याद होगा। आप अब ये पीडीएफ में मैं ऐड नहीं किया हूँ, ठीक है। आप लोग सोचते हो कि सर पीडीएफ भेज दीजिए, पीडीएफ ही भेज दीजिए, तो पीडीएफ पढ़ लें, क्यों हम वीडियो देखें। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हम पीडीएफ में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं, यूनिसेफ एक रणनीति दिया था, ठीक है। एक रणनीति दिया था जिसका नाम है, क्या नाम है सर, गोबी, ठीक है, गोबी, ठीक है। यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, गोबी। अच्छा, ये रणनीति क्यों दिया गया यूनिसेफ के द्वारा? जो 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चे हैं, इनकी मृत्यु दर को कम करने के लिए यूनिसेफ ने क्या दिया, रणनीति दिया, ठीक है, जिसका नाम है गोबी। अब गोबी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा। जी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है। आई का मतलब टीकाकरण, स्तनपान, बी का मतलब स्तनपान, ठीक है। और यहाँ पे जी का मतलब विकास वृद्धि नियंत्रण, ठीक है। ओ का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, आपको ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, कभी कभी डायरेक्ट भर्ती में पूछेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये आपको याद करके रखना है कि ये गोबी रणनीति किसने दिया, तो आपको बताना है यूनिसेफ ने दिया। किस लिए दिया था, तो 0 से लेकर 5 वर्ष के उम्र के बच्चों को मृत्यु दर को कम करने के लिए ये रणनीति दिया था। उम्मीद करते हैं अब ये क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे फुल फॉर्म आप देख सकते हो एक एक के बारे में, ठीक है। जी का फुल फॉर्म, ओ का मतलब, बी का मतलब, आई का मतलब, ठीक है। याद करके रखना, पूछ लेगा डायरेक्ट। के वीडियो में हमने WHO के बारे में कुछ चीज़ें बताया था। 7 अप्रैल 1948 स्वास्थ्य दिवस, ये सब चीज़ें कल डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम ऊपर ऊपर जो चीज़ें नहीं बताए थे कल की वीडियो में, वो चीज़ हम बता रहे हैं। तो WHO संयुक्त राष्ट्र की क्या है, एक स्वास्थ्य एजेंसी है। भारत में यह यूनिसेफ और सरकार के साथ मिलकर टीकाकरण, महामारी नियंत्रण और स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत करने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पे कोविड-19 और पोलियो उन्मूलन में सहयोग करता है, ठीक है। एफओ के बारे में ध्यान में रखना है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1945 में, ठीक है। किस लिए एफओ है, तो पोषण स्तर सुधारने, कृषि विकास और ग्रामीण क्षेत्रों को स्थिति बेहतर बनाने पर फोकस है, ठीक है। भारत में एफओ सस्टेनेबल फार्मिंग, मसालों की गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन में निपटने में मदद करता है, ठीक है। तो एफओ के बारे में आपने देख लिया। मुख्यालय आपको ध्यान में रखना है, वर्ष आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मुख्यालय रोम में हुआ है, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में ध्यान में रखना है। 1974 में भारत में सक्रिय परिवार नियोजन, मातृ शिशु स्वास्थ्य और लिंग समानता पर काम 2023-27 कार्यक्रम में, ठीक है। प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस कम करने का लक्ष्य, ठीक है। उदाहरण के तौर पे डिजिटल हिंसा खिलाफ ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यूएनडीपी के बारे में ध्यान में रखना है। 1965 में स्थापित किया गया था, किसके लिए भैया, गरीब देशों के विकास में मदद करने के लिए। भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में ये सहायता करता है, ठीक है, यूएनडीपी। वर्ल्ड बैंक के बारे में ध्यान में रखना है भैया, ये गरीब देशों का ऋण देकर स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार नियोजन कार्यक्रम सपोर्ट करता है। इसका काम है ऋण देना, ठीक है, पैसे देना, ठीक है। जो भी जिस भी देश में दिक्कतें आ रही है, ठीक है, कोई मुसीबत आ रहा है, इमरजेंसी आ रहा है, आपातकाल आ रहा है, तो वर्ल्ड बैंक उसकी मदद करता है पैसे देकर कि भाई ये पैसे लो, ठीक है। लेकिन इसकी एक शर्त रहती है वर्ल्ड बैंक की कि भाई जैसे कि आपको कर्जा दे रहा है तो ये बोलेगा जो संस्था आपकी सरकारी संस्थाएं हैं उसको प्राइवेट आप करो, ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी ये डीप में हम आपको पढ़ा यहाँ पे नहीं बताएंगे, अगर चाहते तो डीप में भी आपको बता दें। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जैसे मोदी जी जाएंगे, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के साथ जाएंगे, बोलेंगे कि हमें पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे आप दे दो।
तो वर्ल्ड बैंक बोलेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको दे देंगे पैसे, ठीक है, जितना चाहिए उतना हम देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारी एक शर्त है, जो आपकी सरकारी संस्था है, एयर इंडिया है भेज दो, BSNL है भेज दो, ठीक है, NTPC भेल गेल सेल कंपनियां हैं भेज दो, इनको सब प्राइवेट कर दो आप, तभी हम देंगे। अच्छा, प्राइवेट करने से वर्ल्ड बैंक को क्या फ़ायदा रहता है? प्राइवेट करने से वर्ल्ड बैंक को ये फ़ायदा रहता है कि जो फंड विदेशी हैं वो लोग आके यहाँ पे अपना अच्छे तरीके से इसको, देखिए जितना प्राइवेटेशन आप देख रहे हैं मोदी के कार्यकाल में, ज़्यादा प्राइवेटेशन पे फोकस है। अभी रेलवे को प्राइवेट करने की बात चल रही है, फिर उसकी बात कर रही है, क्यों? क्योंकि कर्ज सबसे ज़्यादा इसी सरकार में लिया गया है विश्व बैंक से, इसलिए, ठीक है। तो ये आप थोड़ा आपके सिलेबस से बाहर है, डीप में हम इसको नहीं बताएंगे, ठीक, बस इतना इतना समझ जाना कि कर्जा देने का काम वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है। अब केयर के बारे में पढ़ेंगे। 1945 में स्थापित किया गया था, किसके लिए भैया? गरीबों को भोजन और स्वास्थ्य मदद के लिए। भारत में 1950 से मिड डे मील और स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मिड डे मील ये केयर का ही देन है कि मिड डे मील चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के बारे में 1864 में स्थापित किया गया था, मुख्यालय जिनेवा। आपदाओं और युद्ध महामारियों से राहत, ठीक है। भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 इसके साथ काम कर रही है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के साथ 1920 से जो भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है इसके साथ काम कर रहा है, ठीक है। रक्तदान हुआ, टीकाकरण हुआ, आपदा राहत हुआ, उदाहरण के तौर पे भूकंप, बाढ़, सुनामी में मदद करना, ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का काम है या फिर अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का काम है। चलिए अब हम पढ़ेंगे USAID के बारे में। इसका काम क्या है सर? मलेरिया परिवार नियोजन और जलापूर्ति में सहायता करना। अब जैसे कि यूनेस्को, कोलंबो प्लान, इन सभी ILO, इन सभी के बारे में क्या है? ये शिक्षा, संस्कृति, ठीक है, शिक्षा यूनेस्को मतलब शिक्षा, कोलंबो मतलब श्रमिक स्वास्थ्य में योगदान, ILO भी श्रमिक स्वास्थ्य में योगदान देना, ठीक है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसियां ये हैं, ठीक है। अब इंडियन रेड क्रॉस के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। भारतीय बाल कल्याण परिषद 1952 में, पूछ लेगा डायरेक्ट, तो भारतीय बाल कल्याण परिषद 1952 में क्यों आया? बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आया, पूछेगा। भारतीय बाल कल्याण परिषद का उद्देश्य क्या है या फिर क्या क्या कार्य है? तो आपको बताना है बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करना। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन 1949 में परिवार नियोजन, शिक्षा और क्लिनिक के लिए। गैर संस्कारी जो NGO हैं इनकी क्या भूमिका है? भारत में जितने NGO हैं ये स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्यों? कि ये सरकारी कार्यक्रमों की कमी को पूरी करते हैं। जो भी सरकारी कार्यक्रम है, ठीक, अगर उनमें कमी तो NGO उनकी मदद करता है। उसे ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं, जागरूकता और नवीनतम तरीका। मुख्य कार्य क्या है भैया NGO के? जरूरत की पहचान और पूर्ति करना, स्वास्थ्य, शिक्षा और शिविर, फंड जुटाना और संसाधन उपलब्ध कराना, कानून लागू करने में मदद करना। उदाहरण के तौर पे नवीनतम उदाहरण देखेंगे, जैसे कि अभी एक NGO के द्वारा चलाया जा रहा है स्माइल फाउंडेशन, तो ये मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स है। और एक आप का चलाया जा रहा है हेल्पेज इंडिया, मतलब बुजुर्गों के लिए मेडिकल केयर देता है, ठीक है। तो ये नवीनतम NGO हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे हम दवाइयों की गुणवत्ता नियंत्रण भी। यहाँ पे दवाइयों की जो भी क्वालिटी है इनका नियंत्रण। भारत में विश्व फार्मेसी है, लेकिन अभी गुणवत्ता की शिकायतें आती हैं, जैसे कुछ कफ सिरप में के मामलों में अभी आपने देखा होगा, कफ सिरप के मामलों में देखने को मिला, कई कफ सिरप में पॉइजनिंग के कारण साइड इफ़ेक्ट हुआ, जो बच्चे जान गंवा बैठे, ठीक है। मुख्य जिम्मेदारी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करते हैं। WHO स्टैंडर्ड सेटिंग और फार्माकोविजिलेंस में मदद करता है। यूनिसेफ WHO वैक्सीन क्वालिटी और सप्लाई चेन है, ठीक है। विश्व बैंक, अब ये यहाँ चीज़ें फालतू हैं, यहाँ पे आपको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको केवल MCQ बताऊँगा, ठीक है। MCQ पे ध्यान में देना है। पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, 1946 में। अब ये व्याख्या आप पढ़ लेना। पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इस कहाँ पे मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में, ठीक, ऊपर आपने पढ़ के आया हुआ। यह MCQ इंपॉर्टेंट है, जितने MCQ बताए जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। भारत में यूनिसेफ का मुख्य फोकस क्षेत्र नहीं है। टीकाकरण है, पोषण है, जल एवं स्वच्छता है। हाँ, आंतरिक अनुसंधान ये नहीं। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। फिर से पूछा जा रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुआ था? तो आप बताओगे कि सर 1945 में, ठीक है। कहाँ पे मुख्यालय है? रोम के इटली शहर में है, ठीक है। हाँ,
मुख्यालय रोम में है, ठीक है, रोम शहर में। अब पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप बताओगे कि सर जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चलो बता दीजिए, भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया, तो हेनरी डुनान्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कब किया था, 1864 में किया था। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1920 में। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत में कब सक्रिय हुआ, तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1974 में। ऊपर आपने थियरी में देखा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे कि विश्व बैंक मुख्य रूप से किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है, तो ऋण एवं तकनीक सहायता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताया है, जहाँ पे केवल लगे उसको क्रॉस कर देना, वो गलत होता है, वो उत्तर नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केवल तीनों ऑप्शन में था, इसलिए हमने कैंसिल आउट कर दिया। पूछा जा रहा है कि केयर संगठन भारत में कब से कार्यरत है, तो आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। कब से कार्यरत है, 1950 से। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप बताओगे कि पेरिस में, ठीक है। कहाँ पे है, पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। भारत में दवाइयों की गुणवत्ता नियंत्रण की मुख्य संस्था कौन सी है, अभी ऊपर हमने आपको बताया CDS। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, CDSCO, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि परिवार नियोजन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, अच्छा प्रश्न है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब हुई, तो आप बताओगे सर 1952 में, ठीक है। भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना 1952 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कोलंबो प्लान भारत में कब शुरू हुआ, तो आप बताओगे कि सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 1950 में शुरू हुआ कोलंबो प्लान। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई, तो आप बताओगे कि सर 1919 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि USAID भारत में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सहायता करता है, तो आप बताओगे कि मलेरिया नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ऊपर हमने आपको बताया है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ भारत में 0 डोज बच्चों की संख्या कम करने में किसके साथ मिलकर काम करता है, हमने आपको ऊपर ही बताया था किसके साथ मिलकर काम करता है, WHO के, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गैर सरकारी संगठन मतलब जो NGO हैं, इस NGO की स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्य भूमिका नहीं है, कौन सी भूमिका नहीं करता है NGO, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा देना करता है, दवाओं का निर्माण नहीं करता है, शिविर लगाना करता है, सरकारी कार्यक्रमों में सहयोग करता है, तो यहाँ पे दवाइयों का निर्माण NGO नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आपदा राहत में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो आप क्या बताओगे सर, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेड क्रॉस, ऊपर हमने आपने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ में भारत मुख्य रूप से किस कार्यक्रम को मजबूत करने में सहायता करता है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सल ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है, पूरी व्याख्या पढ़ लेना, एक भी व्याख्या मिस मत करना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से पोषण और कृषि विकास पर कार्य करता है, पोषण और कृषि, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी FAO, ठीक है, खाद्य संगठन इसका नाम ही है ना। कौन सा संगठन मुख्य रूप से पोषण और कृषि। अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यूरोपियन कमीशन का मुख्य कार्य नहीं है यूरोपियन कमीशन का, तो कौन सा कार्य नहीं है सर, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। बाकी ये कानून बनाना, निर्णय को लागू कराना, संगठन की समानता बनाए रखना, ये सभी कार्य हैं, लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना ये यूरोपियन कमीशन का काम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जितने भी NGO हैं, NGO का स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्य योगदान क्या है, तो स्वास्थ्य शिक्षा और शिविर आयोजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में मिड डे मील कार्यक्रम में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शुरुआती योगदान दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बताओगे कि केयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे, हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य टीम की भूमिका, ठीक है, स्वास्थ्य टीम की भूमिका पढ़ेंगे, टीम की अवधारणा, टीम की कंसेप्ट हमने आपको अच्छे से समझाया है, जिस प्रकार से खिलाड़ी रहता है, ठीक है, खिलाड़ी क्रिकेट आप में से कई लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, तो क्रिकेट में 11 प्लेयर रहते हैं, ठीक है। अभी 11 प्लेयर में सभी के पास अलग अलग स्किल रहता है, जैसे कि हमारे महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं, गेंदबाजी नहीं करते हैं। जसप्रीत बुमराह क्या है, गेंदबाज हैं, ठीक है। तो सबके पास अलग अलग स्किल है, तो ये सभी लोग मिलकर
किस उद्देश्य से काम करते हैं, किस उद्देश्य से खेलते हैं, तो आप बताओगे कि सर जीतने के उद्देश्य से, विपक्षी टीम को हराने के उद्देश्य से, वर्ल्ड कप हासिल करने के उद्देश्य से, कप हासिल करने के उद्देश्य से खेलते हैं। उसी प्रकार स्वास्थ्य टीम का भी कंसेप्ट है। अब स्वास्थ्य टीम में कौन कौन रहता है? एएनएम रहता है, स्टाफ नर्स रहते हैं, आपके फार्मासिस्ट रहते हैं, लैब टेक्नीशियन रहते हैं, ठीक है, आपके सुपरवाइज़र रहते हैं, सीएमओ रहते हैं। तो ये सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं किस उद्देश्य से, ठीक है, किस उद्देश्य से? तो आप बताओगे कि सर स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण लोगों तक बेहतर पहुंचाने के उद्देश्य से, ठीक है। तो बस यही कंसेप्ट आपको मिलाना है। अब सबका अलग अलग काम है। एएनएम का काम टीकाकरण करना, ठीक है, और फार्मासिस्ट दवा पे काम करते हैं, लैब टेक्नीशियन जांच पे काम करते हैं। तो सबका अलग अलग काम है ना, सबका स्किल काम। जिस प्रकार क्रिकेट के खिलाड़ियों का काम अलग अलग है, कोई गेंदबाजी करना आता है, तो किसी को बैटिंग करना आता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट मैं सैन्य बैच में अच्छे से पढ़ाया हूँ, ठीक है। अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। बस इतना उम्मीद करता हूँ कि आप स्वास्थ्य कि टीम का मतलब समझते हो कि टीम होता क्या है। दो या फिर दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह ही टीम कहलाता है। ये आप थोड़ा समझ जाना। टीम कभी अकेले की नहीं होती है। आप सोच रहे हो कि हम अकेले काम करें तो ये आप टीम नहीं कहलाओगे। हाँ, आपके साथ 2 व्यक्ति हैं या फिर 3 व्यक्ति हैं या फिर 4 व्यक्ति हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, तो वो एक प्रकार की टीम कहलाती है, ठीक है। जैसे क्रिकेट में भाई, क्रिकेट में अकेला कोई नहीं खेलता है ना, 11 प्लेयर खेलते हैं, तो एक प्रकार की टीम है। उसी प्रकार स्वास्थ्य में जो स्वास्थ्य सेवा आप दे रहे हो लोगों तक, अपने समुदाय को दे रहे हो, ग्रामीण के लोगों को दे रहे हो, तो अकेले आप नहीं दे रहे हो, आपके साथ कई लोग हैं। फार्मासिस्ट भाई हैं और स्टाफ नर्स के भाई बहन हैं, ठीक है, लैब टेक्नीशियन के भाई बहन हैं। तो सब लोग मिलकर स्वास्थ्य सेवा बेहतर बना पा रहे हो ना, लोगों की मदद कर पा रहे हो, लोगों का इलाज करवा पा रहे हो, तो वो टीम है। इसीलिए इसका नाम रखा गया स्वास्थ्य टीम, ठीक है। अब ये स्वास्थ्य टीम की भूमिका यहाँ पे बताया गया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, जो हमने आपको समझा दिया। एक समान उद्देश्य, किस उद्देश्य से भैया? एक समान उद्देश्य, सभी का उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य सेवा बेहतर ढंग से हमारे समुदाय के लोगों को पहुंचे। तो सबका उद्देश्य समान है। जिस प्रकार क्रिकेट में सबका उद्देश्य क्या रहता है? समान रहता है। कोई ये नहीं सोचता कि हम 10 विकेट हासिल कर लें, हमारा रिकॉर्ड हो जाए, नहीं। सबका उद्देश्य जो है वो क्रिकेट को जिताने के लिए, टीम को जिताने के उद्देश्य से खेलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे स्वास्थ्य टीम का भी उद्देश्य जो है समान है। सब मिलजुल कर काम करते हैं। टीम के सदस्यों को ज्ञान, कार्यशैली और व्यक्तित्व अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, स्किल सबकी अलग है। क्रिकेट में आपने देखा कुछ बैट्समैन गेंदबाजी करना आता है, कुछ बैट्समैन गेंदबाजी, सही बात है, ऑलराउंडर रहते हैं। कुछ खाली गेंदबाजी करते हैं और कुछ खाली बैटिंग करते हैं, कुछ विकेट कीपिंग करते हैं, तो कुछ फील्डिंग करते हैं। तो ये सबका स्किल अलग अलग है। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही होता है, सभी का लक्ष्य एक ही होता है कि मैच को जीतो। उसी प्रकार स्वास्थ्य टीम में भी सबका लक्ष्य एक है कि स्वास्थ्य सेवा बेहतर ढंग से पहुँचे, अच्छे से लोगों तक पहुँचे, ठीक है। सैन्य बैच में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, समझाया है। अब आप सैन्य बैच नहीं ज्वाइन किए हो तो ये गलती आपकी है, ठीक है। अब देखिए टीएमओ का नियम, जो भी सभी सदस्य हैं ये एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। टीम नियमों का पालन करती है। जो भी नियम बताए गए हैं टीम का, जैसे कि क्रिकेट में अंपायर बोल दिया आउट तो आउट, हट जाना है, ठीक है। थर्ड अंपायर अगर वो रेफर करता है तो थर्ड अंपायर के जरिए होता है। उसी प्रकार आपके स्वास्थ्य टीम में जो नियम बनाए गए हैं कि भैया सबकी प्राइवेसी मेंटेन करके रखना है, किसी प्राइवेसी को नहीं वो करना, जो भी गाइडलाइन, जो भी नियम बनाए गए उस नियम को पालन करना, उसकी अवहेलना नहीं करनी होती है। सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं और आपसी तालमेल बनाए रखते हैं। एक दूसरे की सहायता बोले तो अगर मुसीबत में आप हैं तो आपकी वो मदद करेगा। आपको छुट्टी इमरजेंसी में चाहिए तो आपके जगह पे वो ओवर ड्यूटी कर सकता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे की सहायता और तालमेल बना के रखते हैं। स्वास्थ्य टीम भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। इसके सदस्य मिलजुल कर समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम और आयुष्मान भारत योजना के तहत चलाई जाती है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्र एसएससी का आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदल दिया गया है, जहां व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक स्तर पे। देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सुविधाएं, स्वास्थ्य के टीम के सदस्य जो रहते हैं प्राथमिक पीएससी स्तर पर जो स्वास्थ्य टीम रहती हैं, जो स्वास्थ्य टीम के सदस्य, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, पीएससी पे जो स्वास्थ्य की टीम के सदस्य रहते हैं इनके बारे में हम देखेंगे। हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी समानता, ये आप संख्या आपको पता है, ठीक है।
इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार संख्या आप फिर से ध्यान में रखना है। तो मेडिकल ऑफिसर जो रहता है पीएससी पे, ये क्या रहता है, ये पीएससी का प्रभारी माना जाता है, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर ये टीम का लीडर होता है, ठीक है, और ये पीएससी का प्रभारी माना जाता है। सभी सेवाओं की जिम्मेदारी यही संभालता है मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछेगा, पीएससी स्तर पे स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में जो टीम बनी रहती है, उस टीम में कौन है जो पीएससी का प्रभारी या फिर सेवाओं की जिम्मेदारी संभालता है, तो आप बताओगे कि मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो रहते हैं, सीएचओ रहते हैं, ये मिड लेवल के रहते हैं, मिड लेवल के हेल्थ प्रोवाइडर रहते हैं, ठीक है। ये जो भी एसएससी और एचडब्ल्यूसी पर तैनात नर्सिंग या फिर आयुर्वेद बैकग्राउंड वाली ट्रेड प्रोफेशनल रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि स्टाफ नर्स और अन स्टाफ नर्सिंग रहते हैं, इन जैसे कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनम ना, एनम हुआ, और क्या हो गया, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष और महिला, ये हो गया। तो ये भी लोग रहते हैं, इनके कार्य के बारे में भी देखेंगे। जैसे कि आशा कार्यकर्ता रहती हैं, ये गाँव स्तर पर, ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं, गांव स्तर पर ये क्या करती हैं, गांव स्तर पर मुख्य लिंग समुदाय से चुनी जाती हैं। भारत में लगभग लिंक, सॉरी यहाँ पे लिंक हमने बोल दिया, लिंग, गांव स्तर पर मुख्य लिंग समुदाय से चुनी जाती हैं। भारत में लगभग 10 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताएं हैं, ठीक है। अब वर्तमान समय में जो बात हो रही है, 10 लाख से अधिक आशा कार्य करती हैं। ये 2024-25 डेटा के अनुसार है। जो स्वास्थ्य जागरूकता, टीकाकरण, गर्भावस्था देखभाल और रेफरल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कभी कोई पूछेगा आशा निम्नलिखित में से बताइए, आशा किस कार्य मतलब किसके अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो भैया टीकाकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, गर्भावस्था देखभाल में भी, रेफरल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्य इनका अलग नहीं है, लेकिन भूमिका निभाती हैं कुछ ना कुछ। अब टीकाकरण, ये आशा थोड़ी ना टीकाकरण करेंगे, टीकाकरण तो एनम करती है, लेकिन टीकाकरण में ये आशा किस तरीके से काम करेंगी भैया, उठा के बुला के आएंगे, जितने भी गांव के समुदाय के लोग हैं उनके पास जाएंगी, बोलेंगे कि आज टीकाकरण लगने वाला है, ठीक है, आज हमारी मैडम एनम आने वाली हैं, टीकाकरण लगेगा, आप लोग 8 बजे आ जाना, ठीक है। ये काम आशा ही करती हैं, सबको इकट्ठा करके एनम के पास लेके आती हैं। एनम आप रहोगी, आप एनम हैं तो आप समझ जाइए, ठीक है, एनम है ना, तो आपके अंडर में 10 से 15 आशा काम करेंगे, ठीक है। आप आशाओं की सुपरवाइज़र आप रहेंगे, ठीक है। आपका सुपरवाइज़र कोई और रहेगा, आप जो हैं एनम आशा को हैंडल करेंगे, ठीक है। आपके ही बदौलत आशाएं की सैलरी आएंगी। अगर आप साइन कर देंगी तो आशा की सैलरी आएगी, आप साइन नहीं करेंगी तो आशा की सैलरी, मतलब आपके कलम पे ही एनम होना, आपके ही कलम पे आशाओं की सैलरी, आशाओं की रोजी रोटी चलेगी। तो ये आप पॉजिटिव होकर थोड़ा कॉन्फिडेंस फील किया करो कि हम किसी का सहारा भी बनेंगे, प्लस तो स्वास्थ्य सेवा भी देंगे। अब जिला अस्पताल स्तर पर स्वास्थ्य टीम के सदस्य, जो जिला अस्पताल के स्तर पर स्वास्थ्य टीम रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, थोड़ा जान लेंगे। जिला अस्पताल द्वितीयक स्तर की सेवाएं प्रदान करता है, ध्यान में रखना है, द्वितीयक स्तर की सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। जिला अस्पताल प्राथमिक स्तर पे आपका सब सेंटर हुआ, सामुदायिक ना आपका ये सीएससी हुआ, पीएससी हुआ, और द्वितीयक अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ। यहाँ पे विशेषज्ञ चिकित्सा उपलब्ध कराता है। मुख्य सदस्य जैसे कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये प्रभारी रहते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रभारी होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सर्जन, फिजिशियन, ठीक है, गायनको रहते हैं, पीडियाट्रिक रहते हैं, एनेस्थेटिक आदि विशेषज्ञ रहते हैं, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं, पैथोलॉजिस्ट रहते हैं, स्टाफ नर्स रहते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन रहते हैं, फार्मासिस्ट रहते हैं, डाइटिशियन रहते हैं, मेडिको सोशल वर्कर रहते हैं, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर रहते हैं, अन्य सहायक स्टाफ रहते हैं, ये सभी रहते हैं। और ये क्या करते हैं, गैर संचारी रोग क्लिनिक, डायलिसिस और इमरजेंसी सेवाएं प्रदान करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आपका एक टॉपिक दिया है स्वास्थ्य टीम के कार्य, इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा। मेडिकल ऑफिसर ये टीम लीडर होता है, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर जो है टीम लीडर, आपने ऊपर देखा, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर टीम लीडर होता है, पीएससी की सभी गतिविधियों का मैनेजमेंट करता है, ठीक है, और नियमित निरीक्षण, मीटिंग और समन्वय करता है। मेडिकल ऑफिसर टीम लीडर किसका, पीएससी स्तर पे, ठीक है। और क्या करता है, ये नियमित निरीक्षण और मीटिंग और समन्वय करता है। टीम सदस्यों की समस्याओं का समाधान, योजना बनाना और प्रशिक्षण देना। और जो भी टीम सदस्य हैं इनकी समस्याओं को भैया समाधान करना, टीम लीडर का हम देख रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर का देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मेडिकल ऑफिसर के क्या कार्य हैं, आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा। निम्नलिखित में बताइए कौन सा मेडिकल ऑफिसर का कार्य नहीं है, तो पीएससी की सभी गतिविधियों
का मैनेजमेंट करना है, नियमित प्रशिक्षण मीटिंग और समन्वय करना है, टीम सदस्यों की समस्याओं का समाधान योजना बनाना और प्रशिक्षण देना है, सब सेंटर और आशा कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भैया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग जिसको आप बोलते हो, उनका कार्य क्या है। तो ये समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन, ठीक है, समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करती हैं, स्वास्थ्य योजना बनाना और कार्यान्वयन करना। एएनएम, आशा और अन्य कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन व निरीक्षण करती हैं सीएचओ। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान करती हैं सीएचओ। हमने ये देख लिया। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य सहायक, मेल फीमेल हेल्थ असिस्टेंट। इनका कार्य क्या है, ये सब सेंटर स्तर पर कार्यकर्ताओं की देखरेख और नियमित रूप से कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताना, समस्याओं का समाधान और मार्गदर्शन करना। अब आ गया अपना एएनएम। ठीक है, एएनएम और एफएचडब्ल्यू और एमएचडब्ल्यू का कार्य क्या है। अच्छा भैया, एएनएम का काम क्या है। तो एएनएम समुदाय के क्लोजेस्ट संपर्क में रहकर कार्य करती है। मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन और बुनियादी उपचार करती हैं। एएनएम एएनएम प्रशिक्षण अब 2 वर्ष का कोर्स है और हजारों संस्थाओं में उपलब्ध है। ठीक है, आशा का कार्य क्या है भैया। आशा का कार्य गांव में जागरूकता फैलाना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन करना, गंभीर मामलों में रेफरल दवाइयाँ वितरण और आपात स्थिति में सहायता करना। ये समुदाय द्वारा स्वीकार होती हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य पुल बनाती हैं। स्वास्थ्य टीम के मुख्य उद्देश्य क्या है पूछेगा, निम्नलिखित में बताइए स्वास्थ्य टीम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारे उद्देश्य हैं स्वास्थ्य टीम का। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एमसीक्यू। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत करने के लिए मुख्य योजना कौन सी है। तो आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये व्याख्या पढ़ लेना जब हम भेजेंगे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी स्तर पर स्वास्थ्य टीम का लीडर कौन होता है। तो मेडिकल ऑफिसर होता है। ऊपर हम आपको पढ़ाए हुए हैं, हाँ, मेडिकल ऑफिसर होता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उप स्वास्थ्य केंद्रों पर आप एच हटा देना, एस सी आसान रहेगा। हम आपको एच सी बता रहे हैं ना, तो आप एच हटा के डायरेक्ट एस सी पढ़ना। ठीक है, उप स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्य रूप से कौन तैनात रहता है। तो कौन तैनात रहता है भाई, सी एच ओ। एएनएम है क्या है, यहाँ पे एएनएम नहीं दिया है तो सी एच ओ यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, देखिए नवीनतम संरचना में सी एच ओ मिड डे लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, एच एस एच सी। अच्छा, इसको सही पढ़ा जाएगा पूरा। ठीक है, मैंने वहाँ पे एच सी का मतलब खाली सब सेंटर पे तो एनम रहती हैं, लेकिन एच सी एच सी और एच डब्ल्यू सी पर तैनात कौन रहता है। तो सी एच ओ, जो समुदाय का स्वास्थ्य आकलन और योजना बनाना और मार्गदर्शन करता है। ठीक है, समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य पुल कौन बनाता है। तो कौन बनाता है, आशा कार्यकर्ता। ठीक है, अब फिर पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य टीम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भैया बड़ा ऑप्शन नंबर बी, समुदाय के स्वस्थ रखना और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देना। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जिला अस्पताल स्तर पर स्वास्थ्य टीम में मुख्य रूप से कौन शामिल नहीं होता। कौन है पता लगाओ जो शामिल नहीं रहता है। उत्तर हो जाएगा आशा। आशा जिला अस्पताल पे नहीं रहती हैं। ठीक है, आशा नहीं रहती है, सब सेंटर प्राथमिक स्तर पे रहती है। ये जिला अस्पताल द्वितीय स्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पुरानी स्वास्थ्य टीम संरचना में ग्राम स्वास्थ्य गाइड की भूमिका अब मुख्य रूप से किसमें समाहित हो गई है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आशा कार्यकर्ता में समाहित हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे व्याख्या भी पढ़ लेना। पुरानी योजना में ग्राम स्वास्थ्य गाइड और दाई अलग थे, लेकिन अब ये भूमिकाएं आशा कार्यकर्ता में समाहित हो गई है या बंद हो चुकी हैं। आशा समुदाय से चुनी जाती हैं और जागरूकता फैलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बता दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल ऑफिसर का मुख्य कार्य क्या है। ऊपर हमने आपको बताया, टीम सदस्यों को मीटिंग, निरीक्षण और समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आयुष्मान भारत योजना में स्वास्थ्य सेवाओं में क्या शामिल है। बताओगे कि गैर संचारी रोग की स्क्रीनिंग, योग, वेलनेस, मुफ्त दवाइयाँ और जाँच। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा खत्म हो गया। अब यहाँ पे सब सेंटर के बारे में बताया गया, ये सबसे निचला स्तर है जनसंख्या, ये सभी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। यहाँ पे एनम और आशा काम करती हैं, स्वास्थ्य सेवा देती हैं। पीएससी पे इतनी जनसंख्या रहती है, यहाँ पे डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ भी रहते हैं। सीएससी की जनसंख्या इतनी रहती है, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, जिला अस्पताल ऊपरी स्तर पर रेफरल के लिए। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको हम बताए ही हैं।
सबसे बड़ा कौन रहता है भाई? सबसे बड़ा जिला स्वास्थ्य अधिकारी सीएमओ रहता है। उसके नीचे कौन आता है? महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षिका आती हैं, फिर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम आती हैं, फिर उसके बाद आशा आंगनवाड़ी आती हैं। अब हम पढ़ेंगे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र। समाज क्षेत्र 5000 जनसंख्या, आदि और पहाड़ी क्षेत्र पे 3000। ये क्या करती हैं? एएनएम अपने सब सेंटर पर, ठीक है, उपकेंद्र पर रहकर पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। गहन क्षेत्र पे उपकेंद्रों में लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में लगभग 4000 जनसंख्या यहाँ नियमित घरेलू विजिट और गहन देखभाल करती हैं। अच्छा, ऑन कॉल एरिया में अतिरिक्त 5 किलोमीटर दायरा 6000 जनसंख्या आवश्यकता पर बुलाया जाता है। एएनएम की मुख्य जिम्मेदारी क्या है भैया? मातृ शिशु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जो घरेलू विजिट के दौरान की जाती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं? अच्छे से पढ़ना डिटेल में। तो एएनएम क्या है? बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। उसके कार्य निम्न श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। एएनएम के कार्य निम्न श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। पहला भैया, जैसे कि सब सेंटर का मैनेजमेंट एएनएम ही करती हैं। सब सेंटर को साफ सुथरा रखना एएनएम ही करती हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट और दवाइयाँ हैं, अन्य सामग्री का है मैनेजमेंट, ये सभी एएनएम ही करती हैं। दाइयों को प्रशिक्षण देना और परिवार कल्याण कार्यक्रम में प्रोत्साहन देना एएनएम ही करती हैं। प्रसव टीकाकरण और खून की जांच कराना एएनएम ही करती हैं। इनकी एएनएम की ही जिम्मेदारी है। सभी रजिस्टर का रिकॉर्ड रखना एएनएम की जिम्मेदारी है, ठीक है। हर महीने मासिक रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेजना एएनएम की जिम्मेदारी है। प्राथमिक चिकित्सा और समान रोगों को इलाज करना एएनएम की जिम्मेदारी है। पंजीकरण और रिकॉर्ड रखना एएनएम की जिम्मेदारी है। गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना एएनएम की जिम्मेदारी है। 0 से 5 साल के बच्चों को रिकॉर्ड रखना एएनएम की जिम्मेदारी है। अभी ये प्रश्न बीटीएससी बिहार एनएचएम में पूछा गया था। योग दंपतियों का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो एएनएम रखता है। गर्भ निरोधक सांधनों का वितरण रिकॉर्ड एएनएम की जिम्मेदारी है। प्रसव पूर्व पश्चात रजिस्टर, परिवार नियोजन के रजिस्टर, ये सभी मेंटेन करना किसका काम है? एएनएम की जिम्मेदारी का काम है। ये भी पूछा था बिहार में, ठीक है, कि जननी सुरक्षा योजना का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो एएनएम रखता है। तो ये सारी जिम्मेदारियां हैं एएनएम की, तो सभी आपको ध्यान में रखना है। जन्म मृत्यु पंजीकरण, ये भी बिहार एनएचएम में पूछा था। जन्म मृत्यु पंजीकरण रेफरल रजिस्टर की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो एएनएम की जिम्मेदारी होती है। पोषण संबंधी कार्य आपको ध्यान में रखना है। पोषण संबंधी कार्य, कुपोषित बच्चों की पहचान और इलाज, ठीक है, ये दूसरा एएनएम का ही काम है। पोषण संबंधी कार्य जिम्मेदारियां, कुपोषित बच्चों की पहचान और इलाज करना एएनएम की जिम्मेदारी। गर्भवती महिलाओं, नवजात माताओं, पूर्व विद्यालयी बच्चों और आयरन फोलिक एसिड गोलियां देना डॉक्टर की सलाह पर किसकी जिम्मेदारी है? एएनएम की जिम्मेदारी है। 9 महीने से 5 साल के बच्चों को विटामिन ए का घोल पिलाना किसकी जिम्मेदारी है? एएनएम की जिम्मेदारी है, ठीक है। समुदाय पौष्टिक आहार के बारे में शिक्षा देना किसकी जिम्मेदारी है? एएनएम की जिम्मेदारी है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत क्या जिम्मेदारियां हैं एएनएम के? तो इसमें महिलाओं के लिए गर्भावस्था में नियमित देखभाल, कम से कम यहाँ पे 3 वर्ष मत लिखना, ठीक है, 4 प्रसव, ठीक है, 4 प्रसव पूर्व जांचें करवाना, ये एएनएम की जिम्मेदारी है। अनचाहे गर्भ से बचाव और सुरक्षित गर्भपात की सेवाएं देना एएनएम की जिम्मेदारी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रसव के समय 5 स्वच्छताएं, क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस, क्लीन कॉर्ड कट, आज का ध्यान नोट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, WHO के अनुसार कितने डिलीवरी के समय कितने क्लीन की ज़रूरत होती है? तो 5 होती है। लेकिन सफाई के लिए जितने अधिक चरण होगा, ठीक है, उतना ही अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनता है, पूछेगा डायरेक्ट कि प्रसव के समय कितने क्लीन की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शंस में आप देखना, अगर ऑप्शंस में 7 आता है, ठीक है, 7 लिख के आएगा, 6 लिख के आएगा, मैक्सिमम ऑप्शन 6 लिख के आएगा। अब 9 लिख देगा तो मत लगा देना कि चलो 9 सर ने बोला है तो मैक्सिमम तो 9 ही लगा दो। 10 लिख देगा मत लगाना। 6-7 ऑप्शन में दिखेगा, 6 दिखेगा तो 6 लगाना, 7 दिखेगा तो 7 लगाना, ठीक है। अगर 6-7 ऑप्शन ना हो, जैसे कि ऑप्शन दे दे 1, 2, ठीक है, 4, 5, ठीक है, और फिर लिख देगा इनमें से कोई नहीं, तो आप 5 तब वहाँ 5 लगा देना, ठीक है। और जैसे कि ऑप्शन में क्या दे दे, ऑप्शन में दे दे कि 3, 4, ठीक है, एक दे देगा 5, एक दे देगा 6, फिर एक दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको 6 तब लगाना है, ठीक है, तब 5 मत लगाना, तब 6 लगाना। अच्छा, जैसे ऑप्शन में लिख दे कि चलो बताओ 2, ठीक है, कितने क्लियर की ज़रूरत होती है? 2, 4, 2, 4, 6, 5, एक ऑप्शन दे देगा 7, तब किस पे जाओगे आप? 7 पे जाना, ठीक है, तब 7 लगाना, इस हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि किताबों में
अभी कुछ संशोधन हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, WHO के अनुसार 5 है, 5 स्वच्छता की ज़रूरत होती है, लेकिन सफाई के लिए जितने अधिक चरण होगा उतना ही अच्छी बात है। WHO ये नहीं बोलता है, अरे भाई जाहिर सी बात है ना, जितना अधिक साफ करोगे उतनी अच्छी बात है ना। अभी आपसे हम बोलेंगे कि खाली आप एक कमरे में आपको बोल दिया जाएगा कि झाड़ू लगाना है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर हम यहाँ कोना कोना साफ करके चले जाएं, ठीक है, मतलब चारों कोनों साफ करके चले जाएंगे, ठीक है। हम बोलेंगे कि नहीं, हम बोलेंगे कि ये चारों कोना साफ कर देना, एक कमरे की सफाई करना है। आपसे बोलेंगे कि एक काम करो, ये चारों कोने साफ कर दो और आप चले जाओ। तो आप बोलोगे कि नहीं सर, हम चारों कोनों को साफ तो करेंगे ही करेंगे, प्लस हम यहाँ पे बीच में भी सफाई करके जाएंगे। तो क्या हम आपको मना कर देंगे? हम बोलेंगे बहुत बढ़िया बात है यार, अच्छी बात है, पूरा आप यहाँ पे भी साफ करो, यहाँ पे भी अच्छी अच्छी बात है। लेकिन हमने तो बोला कि चारों कोना कंपलसरी है, चारों कोना आपको साफ करना ही करना है। आप बोलो कि नहीं सर, हम चारों कोनों तो साफ करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ हम बीच के भी एरिया को साफ करेंगे। हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है ना। उसी प्रकार ये WHO ने बोला है 5 तो जरूरी है ही, 5 क्लीन की जरूरत तो होती है। आप बोलोगे कि 5 नहीं सर, हम 7 क्लीन कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। इसलिए मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। एनीमिया और टेटनस से बचाव, प्रसव पश्चात देखभाल, बच्चों के लिए ये सभी एनएम की जिम्मेदारी। नवजात शिशु की देखभाल एनएम की जिम्मेदारी है। पूर्व टीकाकरण 12 महीने पूरा, विटामिन और एनीमिया से बचाव, ये सभी एनएम की जिम्मेदारी है, ठीक है। और यहाँ पे आशा, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी और दाइयों के साथ मिलकर काम करना, अधिकारियों से तालमेल रखना, ये सभी एनएम की जिम्मेदारी है। श्वसन, संक्रमण और जानलेवा बीमारियों का मैनेजमेंट करना एनएम की जिम्मेदारी है। समुदाय की देखभाल करना एनएम की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ हम पढ़ रहे हैं एनएम की। राष्ट्रीय कार्यक्रम, टीकाकरण, परिवार नियोजन, संक्रामक रोग नियंत्रण में सहयोग करना एनएम की जिम्मेदारी है। कंडोम, ओरल पिल जैसे संसाधनों का वितरण करना एनएम की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य शिक्षा में जैसे कि पोषण, स्वच्छता, संक्रामक रोग से बचाव एनएम की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य अभियानों में मदद करना एनएम की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य टीम की भूमिका, अब देखेंगे हम स्वास्थ्य टीम की भूमिका। स्वास्थ्य टीम का मुख्य उद्देश्य समुदाय के स्वस्थ रखना और सभी सदस्यों से मिलकर काम करें, योजना बनाकर कार्य करना, मीटिंग में भाग लेना, ये सभी स्वास्थ्य टीम की भूमिकाएं आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दाइयों को प्रशिक्षित करना, राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाना, मीटिंग में भाग लेना, ये सभी हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए नैतिकता के नियम। इंपॉर्टेंट है, आपके टॉपिक में दिया है नैतिकता के नियम। तो नैतिकता आपके अंदर है ही नहीं, आप नहीं समझते हो कि हमारे सर हैं कि क्या है, आप उल्टा सीधा कमेंट कर देते हो, ठीक है। एएनएम नर्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय परिषद आईसीएन के नैतिक नियमों को पालन करती है, ठीक है। लोगों को जीवन, अधिकार और गरिमा का सम्मान करना, किसका? नैतिकता है एएनएम का। बिना किसी भेदभाव, जैसे कि जाति, धर्म, रंग, रूप, लिंग, आयु, इन सभी पे भेदभाव नहीं करना होता है, ये नैतिकता है एएनएम का, ठीक है। लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों और आध्यात्मिक भावनाओं को आदर करे, ये नैतिकता है एएनएम का, ठीक है। व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखना, ये नैतिकता है एएनएम का, ठीक है। टीम सदस्यों का पूर्ण सहयोग करना, ये नैतिकता है एएनएम का, ठीक है। अपना आचरण और कार्य उच्च स्तर पर रखना, ये नैतिकता है एएनएम का। हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रहना, ये नैतिकता है एएनएम का, ठीक है। शिष्टाचार या फिर बोल सकते हो, या फिर नैतिकता बोल सकते हो। अच्छा व्यवहार और आदर्श प्रस्तुत करना, ये नैतिकता है एएनएम का। जो सलाह दूसरों को दें, खुद भी पालन करें, ये नैतिकता है एएनएम का, ठीक है। कार्य में उत्साह और अनुशासन रखना, हमेशा डिसिप्लिन में रखना, ये नैतिकता है एएनएम का। उच्च अधिकारियों का आदेश मानना, बड़ों का सम्मान करना, ये नैतिकता है एएनएम का, ठीक है। बड़ों का सम्मान आप करते हो? नहीं करते हो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करते हो। लोगों को समझने की कोशिश करना, सहानुभूति और दयालुता से पेश आना, हर एक इंसान के सामने दयालुता से पेश आना, ये नैतिकता है एएनएम का। अच्छी किताबें पढ़कर ज्ञान बढ़ाना, ये नैतिकता है एएनएम का। आप किताबें कहाँ पढ़ते हो? आप तो एमसीक्यू रटने में लगे हो, मैराथन क्लास रटने में लगे हो ना। किताब आपको हम बोलते हैं किताब पढ़ो, ज्ञान होगा, ज्ञान होगा, तो आपके फ़ायदेमंद की चीज़ें हैं वो तो आपसे होगा ही नहीं। इसलिए मैंने बोला ना कि नैतिकता आपके अंदर है ही नहीं, शिष्टाचार आपके अंदर है ही नहीं। कैसे आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनोगे, कैसे बनोगे, फीमेल हेल्थ वर्कर कैसे बनोगे? जीवन में अनुशासन और दूसरों को मार्गदर्शन करना, ये नैतिकता है एएनएम का, ये शिष्टाचार है एएनएम का। अब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का समान कार्य क्षेत्र कितनी जनसंख्या के लिए होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी 5000 हो जाएगा। सब सेंटर यहाँ पे पूछा जा रहा है, सब सेंटर से कितने किलोमीटर के व्यास में गहन क्षेत्र है? तो भैया 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारी कौन सी है? तो कौन सी जिम्मेदारी है? केवल जहाँ पे है काटो, केवल जहाँ पे है काटो। इस बच रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। पूछा जा रहा है कि सब सेंटर के मैनेजमेंट में महिला स्वास्थ्यकर्ता को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? सब सेंटर की स्वच्छता करना चाहिए, दवाइयों उपकरणों का मैनेजमेंट करना चाहिए, दवाइयों को प्रशिक्षण देना चाहिए, जटिल सर्जरी नहीं भैया, एनम नहीं करेगा। एनम का काम ये है ही नहीं, एनम नहीं करेंगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व कितनी कम से कम जांच करवानी चाहिए? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 4 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसव के समय कितनी स्वच्छताओं को विशेष ध्यान में रखना चाहिए? 6। ठीक है, 6। अब यहाँ पे मैं इसमें डिटेल में आपके अगर ऑप्शन में 7 होता तो आप 7 लगाना। ठीक है, 7 से ऊपर मत जाना, 8, 9, 10 मत लगाना, 7 तक चले जाना मैक्सिमम। ये लास्ट टाइम प्रश्न पूछा था, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ लोग गलत करके आए थे, 5 लगा के आए थे। आयोग ने बोला नहीं 5 नहीं 7 करेक्ट उत्तर आयोग ने माना था, जैसा कुछ लोगों ने मुझे बताया। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 7 ऑप्शन में देगा तो 7 लगाना, 6 ऑप्शन में दे रहा है तो 6 लगाना, अगर 6 7 नहीं दिया है खाली 5 तक दिया है तो 5 लगा के चले जाना। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें हैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, प्रसव के दौरान संक्रमण रोकने के लिए WHO ने 5 स्वच्छता की सलाह देता है। साफ हाथ, साफ सतह, साफ कार्ड बांधने वाला उपकरण जैसे उबला हुआ ब्लेड, साफ कॉर्ड टाई और बच्चे को साफ और यहाँ पे आपका सूखे कपड़े में लपेटना। हालांकि कुछ संदर्भों में 7 क्लींस जिसमें साफ पेरिनियम एक हिस्सा और साफ पेरिनियम और साफ कटिंग सतह भी शामिल किया गया, 2 और बढ़ाया गया बात की जाती है। लेकिन 5 क्लींस सबसे आम है, नवजात संक्रमण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, 5 क्लींस हमने आपको बताया, 5 क्लीन। ठीक है, 5 क्लीन हमने आपको ये चीज़ें यहाँ पे बता के रख दिया ना। 5 क्लीन यहाँ पे बताया कि साफ हाथ, साफ सतह, साफ कार्ड बांधने वाला उपकरण, साफ कॉर्ड टाई, साफ सूखना लपेटना, 7 क्लीन। कुछ संदर्भों में 7 क्लीन माना जाता है, लास्ट टाइम आयोग ने यही उत्तर माना था। तो 7 क्लीन जिसमें साफ पेरिनियम और साफ कटिंग सतह भी शामिल होती है। कि जैसे प्रश्न के ऊपर डिपेंड है, प्रश्न किस हिसाब से पूछता है। प्रश्न बोल देगा कि WHO के अनुसार मिनिमम प्रसव क्लींस की कितनी ज़रूरत होती है, मिनिमम पूछ लेगा तब आप 5 बताना है WHO के अनुसार। अगर कुछ नहीं लिखता है पूछेगा कितने तो मैक्सिमम 7 पे आप जाना। ठीक है, 7 है तो 7 लगाना, 6 है तो 6 लगाना, 5 है तो 5 लगाना। ठीक है, जो ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सेवा देते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो भैया किस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए? जाति, धर्म, रंग, आयु या लिंग के आधार पर भेदभाव करना नहीं, भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, भेदभाव नहीं करना, बिना किसी भेदभाव के सभी का सहयोग। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अब पूछा जा रहा है कि FHW के लोगों को धार्मिक रीति रिवाजों और आध्यात्मिक भावनाओं को क्या करना चाहिए? तो आदर करना चाहिए। ठीक है, उपेक्षा नहीं करेंगे, आदर करना चाहिए। फिर पूछा जा रहा है किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी में FHW को क्या करना चाहिए? गोपनीय रखना चाहिए व्यक्तिगत जानकारी को। ठीक है, गोपनीय रखना चाहिए। फिर पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के साथ FHW का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए सर? तो सहयोग ना करना, गलत बोल दिया। पूर्ण सहयोग देना, हाँ सही है। झगड़ा करना गलत, आदेश ना माना गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि FHW को अपना व्यक्तिगत आचरण कैसा और व्यक्तिगत आचरण और कार्य कैसा रखना चाहिए? तो अच्छा और उच्च स्तर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि FHW को हमेशा कैसी उपस्थिति रखनी चाहिए? तो साफ सुथरी और व्यवस्थित। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि दूसरों को स्वास्थ्य सलाह FHW देती हैं, उसका खुद भी क्या करना चाहिए? खुद भी पालन करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि दूसरों को ही ज्ञान बांटो और अपना खुद ही उस ज्ञान को अर्जित ना करो। जो ज्ञान है आपके अंदर दूसरों को ज्ञान बांटो। बोलते हो ना ज्ञान ज़्यादा मत बांटिए, इस क्यों बोलते हैं? क्योंकि खुद वो फॉलो नहीं कर रहा है जो चीज़ बोल रहा है और दूसरों को बोला कि फॉलो करो। FHW को अपने उच्च अधिकारियों को आदेश का क्या करना चाहिए? तो पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न हैं, आप देख लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो पार्ट 4 हमने पढ़ाया आपको, ठीक है, क्या पढ़ाया सर? आपने पार्ट 4 पढ़ाया। तो पार्ट 4 में हमने लगभग 7 टॉपिक आपको कवर कर दिया है। 7 टॉपिक। ठीक है, 38 टॉपिक में से हमने आपको 7 टॉपिक बता दिया। ठीक है, अब इन 7 टॉपिक से कुल मिलाकर 15 प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में फंस सकते हैं। ठीक है, 15 प्रश्न इस 7 टॉपिक में से आना तय है। ठीक है,
तो आप अच्छे से अगर पढ़े हुए हैं तो दिक्कत नहीं होगी, बना लेंगे। आसान प्रश्न आएँगे, कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं पूछे जाएँगे। उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट 4 पसंद आया होगा और सभी चीज़ें हमने अपडेटेड बताया है आपको, ठीक है? अपडेटेड डाटा के अनुसार हर एक चीज़ को हमने बताया है, ठीक है? अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ पुराने प्रश्न इसी आधार पे जो पूछे गए थे आपके, इसी जो पार्ट 4 से हमने आपको पढ़ाया, आपके भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। देखते हैं वो कौन-कौन से प्रश्न हैं। कि ये प्रश्न पूछा गया था, भैया प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्लींस की जांच करनी पड़ती है? लास्ट टाइम पूछा था 92-12 में, तो कुछ लोगों ने बताया कि सर हमने 5 मारा था, लेकिन आयोग ने 7 उत्तर यहाँ पे सही किया है, 7 उत्तर को वैल्यू दिया है कि 7 उत्तर करेक्ट होगा। तो जो 5 मारे थे वो गलत हो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको अपडेटेड करके बताया कि भाई 7 है तो 7 मार देना, ठीक है? जो आज का टॉपिक हमने पढ़ाया है, 3-4 प्रश्न इससे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, भारत में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय नई दिल्ली, ये तो हमने आपको पढ़ा ही दिया है। यूनिसेफ यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन-सा बच्चों और माताओं के द्वारा कौन सा रणनीति या फिर कार्यक्रम बनाया था? तो हमने आपको ऊपर ही बताया था, गोभी बनाया था, ठीक है? गोभी ट्रिपल एफ जिसको बोलते हैं, ठीक है? अब श्रेणी बैच में बहुत ढंग से पढ़ाएँ कि ट्रिपल एफ का मतलब क्या होता है, डबल एफ का मतलब क्या होता है। तो आप श्रेणी बैच नहीं पढ़े तो गलती आपकी है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे भी एक प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन दुनिया में लोगों को शिक्षा के लिए काम करता है? तो यूनेस्को शिक्षा पे काम करता है, ये प्रश्न हो गया, ठीक है? और भी प्रश्न होगा, कुल मिलाकर 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। एनएम की नीति संहिता भी जो हमने पढ़ाया है, ठीक है? एनएम की नीति संहिता से, ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एनएम की नीति संहिता मतलब वही आचार संहिता, मतलब कि वही नैतिकता वाली बात हो रही है। तो है तो भैया क्या है, रोगी को गोपनीयता बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निर्णय, स्वास्थ्य देखभाल टीम पे निर्णय लेना, ये गलत हो जाएगा। एनएम का काम नहीं है। रोगी के लिए उनकी इच्छा से पर निर्णय लेना, ये भी गलत होगा। स्वतंत्र रूप से दवाई देना, ये भी गलत होगा। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो हमने पढ़ाया कुल मिलाकर आज का जो टॉपिक है, 4-5 टॉपिक इसी से पूछे जाएंगे। ये देखिए, एनएम द्वारा कौन से रजिस्टर का रखरखाव किया जाना चाहिए? जन्म और मृत्यु रजिस्टर आज की ही वीडियो में हमने बताया ना भैया, अलग से तो नहीं पढ़ाया। तो डायरेक्ट इसी वीडियो से जो प्रश्न फंसेगा, इसी से फंसेगा। और देखिए यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि परिवार नियोजन के लिए एनएम की क्या जिम्मेदारी है? योग जोड़े की जानकारी प्राप्त करें, प्रसव पूर्व माँ को गर्भ निरोधक गोलियाँ दे, बाष्पन की जांच करें, सुरक्षा पानी के संबंध में शिक्षा देना। तो कौन सा है इनमें जिम्मेदारी? अभी आज का ही वीडियो हमने पढ़ा है ना। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है? अब आप हमें क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ठीक है? वो कैसे करेंगे? तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करके, ठीक है? उम्मीद करते हैं चीज़ें आपके लिए ये लाभदायक होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम हेल्थ प्रमोशन डायरेक्ट आपके, हो सकता है आज रात 8 बजे तक एक टॉपिक और हम आपको करवा दें, ठीक है? डेली कम से कम 2-3 टॉपिक करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्ज़ाम तक क्लियर हो पाए ये सारे 1000 एमसीक्यू, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।